बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। तनवीर अहमद स्पीक चैनल में आपकी खिदमत में एक और लेक्चर के साथ हाजिर हैं। जैसा कि आप जानते हैं, हमने 9th की केमिस्ट्री के लेक्चर्स का आगाज़ किया हुआ है और इसमें अभी तक 7 यूनिट यानी कि 7 चैप्टर के लेक्चर रिकॉर्ड करके तनवीर अहमद स्पीक चैनल पे हम अपलोड कर चुके हैं। आज हम इस बुक का यानी कि इस सब्जेक्ट का आखिरी लेक्चर जिसमें केमिकल रिएक्टिविटी को डिस्कस किया जाएगा वो हम डिस्कस करने जा रहे हैं आपके इस टाइम। तो इससे पहले लेक्चर्स का बाकायदा आगाज़ करें, तमाम स्टूडेंट जो ऑलरेडी मौजूद हैं उनसे गुजारिश है और जिन्होंने अभी अभी ज्वाइन किया उनसे भी गुजारिश है चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकन को लाजमी क्लिक करें ताकि आने वाले दिनों में जो 10th की केमिस्ट्री और कंप्यूटर साइंस के लेक्चर्स रिकॉर्ड करके अपलोड होने वाले हैं उनसे भी आप मुस्तफ़ीद हो सकें। इसके साथ साथ अल्लामा इकबाल यूनिवर्सिटी के भी लेक्चर अपलोडेड हैं, वो भी स्टूडेंट जैसे मुस्तफ़ीद हो सकते हैं। अगर आप किसी को जानते हैं तो उसको शेयर करें। BS इंग्लिश, BS उर्दू और FA से मास्टर लेवल तक रिकॉर्ड करके वो भी अपलोड किए जा चुके हैं। तो इसके साथ साथ ऐसे स्टूडेंट तलबा और तलबात जिनके पास फीस नहीं है, तनवीर अहमद स्पीक चैनल को, फेसबुक को और स्कॉलर्स अकेडमी एंड होम ट्यूटर्स फेसबुक पेज को फॉलो करके और इस चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद आप इससे मुस्तफ़ीद हो सकते हैं फ्री ऑफ कास्ट। तो ऐसे स्टूडेंट जो ऑलरेडी फीस पे करने के काबिल हैं वो भी अपने घर के पैसे बचा सकते हैं महंगाई के इस दौर में इस चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद। तो चैप्टर 8 है केमिकल रिएक्टिविटी और 9th की फिजिक्स का आज जो है ना आखिरी चैप्टर है। मेजर कंसेप्ट मेटल और नॉन मेटल जो है ना इसमें चीज़ें डिस्कस की जाएंगी। स्टूडेंट लर्निंग आउटकम्स एज यूजुअल जब आप इन तमाम मेटल एंड नॉन मेटल को डिस्कस कर लेंगे तो आप इन पॉइंट जो आपके सामने दिए गए हैं इससे आप मुस्तफ़ीद हो सकते हैं और आप इन तमाम चीज़ों से फैमिलायर हो सकते हैं, आपको होना हो जाएगी। तो चलते हैं, आगे बढ़ते हैं केमिकल रिएक्टिविटी के इंट्रोडक्शन की तरफ। इसमें क्या होता है आइए देखते हैं। हमारे इर्द गिर्द पाए जाने वाली बहुत सारी ऐसी शक्लों में कई चीज़ें पाई जाती हैं जैसे हवाई जहाज़, रेलगाड़ी, इमारतें, फ्रेम, मोटर गाड़ियाँ की मुख्तलिफ किस्म की मशीनें और बहुत से मेटल्स के डिफरेंट उसकी जो करेक्टरिस्टिक्स हैं, खसूसियात हैं वो पाई जाती हैं। नॉन मेटल्स गैसेस में माया और ठोस हालत में पाई जाती हैं। पीरियोडिक टेबल में इनका मकाम दाएं जानब ऊपर वाले हिस्से में होता है और कार्बन, नाइट्रोजन, फास्फोरस, ऑक्सीजन ज़्यादातर हेलोजन से नोबल गैसेस नॉन मेटल्स में होती हैं। यानी कि मेटल्स और नॉन मेटल्स की बारे में बताया जाता है पीरियोडिक टेबल में। ये कई अकसाम की केमिकल रिएक्टिविटीज़ का मुजाहरा करते हैं। ये मुख्तलिफ अकसाम के आयोनिक और कोवलेंट बॉन्ड बनाते हैं और जिनमें से ज़्यादातर ठोस या गैसेस होते हैं। ये केमिकल रिएक्टिविटी के नॉन मेटल और मेटल जो आपकी चीज़ें हैं, आपकी जो यहाँ पे अवेलेबल है उनके बारे में आपको बताया गया है। तो सबसे पहले है मेटल्स। मेटल्स में क्या चीज़ें होती हैं ये देखते हैं। तमाम मेटल्स में पॉजिटिव इलेक्ट्रो पॉजिटिव होते हैं और इलेक्ट्रॉन खारिज करके कैटाइंस बनाते हैं। मेटल्स की दर्जाबंदी ऐसे की जाती है और वो किस तरह की जाती है, जब वो कैटाइंस बन जाते हैं वो उनको नंबर 1 में है आपका जो है वेरी रिएक्टिव यानी कि बहुत ही रिएक्टिव होता है और इसमें क्या चीज़ें पाई जाती हैं, पोटेशियम, सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम और ऑलियम में पाई जाती हैं। मॉडरेटली यानी कि जो सबसे कम रिएक्टिव दरमियाने दर्जे की जो होती है उसमें जिंक, आयरन, टिन और लेड पाई जाती हैं। और जो लास्ट रिएक्टिविटी और नोबल होता है यानी कि सबसे कम रिएक्टिव या नोबल की जो उसको कॉपर, मरकरी, सिल्वर और गोल्ड कहा जाता है। पीरियोडिक टेबल में कुछ आम मेटल्स और नॉन मेटल्स शक्ल 8.1 में दिखाई गई है। आप इन तमाम चीज़ों को फैमिलायर हो सकते हैं, इनके बारे में होना और जान सकते हैं। इसमें कुछ वजाहत दी गई है। जो कलर ऑफ बॉक्सेस ऑफ एलिमेंट्स है यानी कि जो मेटल्स है उसको येलो से ज़ाहिर किया जा रहा है और जो नॉन मेटल्स हैं उसको ब्लू से ज़ाहिर किया जा रहा है। और अब मेटलॉइड्स जो हैं उनको यहाँ पे एक और कलर दिया गया है, इसको यहाँ पे रेड से ज़ाहिर किया जा रहा है। और ये यहाँ पे इन तमाम चीज़ों को आपके कलर्स ऑफ सिंबल्स ऑफ एलिमेंट्स है जो ऑटोमेटिकली शो किए गए हैं, तो आप इससे मुस्तफ़ीद हो सकते हैं। ये कुछ आम मेटल्स और नॉन मेटल्स की किसी मेटल्स की अहम तिब्बी खसूसियात हैं फहरिस्त में दी गई हैं। आइए देखते हैं नंबर 1 पे क्या है। ऑलमोस्ट तकरीबन जो तमाम मेटल्स हैं सिवाय मरकरी के ठोस हैं। नंबर 2 पे आपके इनके मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट बहुत ज़्यादा होते हैं सिवाय अल्कली मेटल्स के। नंबर 3 पे इनमें मेल्टिंग चमक होती है और उन्हें पॉलिश किया जा सकता है। नंबर 4 पे आपके तमाम मेटल्स जो आपके जो मेलिएबल यानी उनको कोट कर उनकी चादरें बनाई जा सकती हैं। मेटल्स आपके टेक्टाइल भी हैं यानी उनको खींच कर उनकी चादरें बनाई जा सकती हैं। नीज ज़रब लगाकर भी मेटल्स सुरीली आवाज़ पैदा कर सकते हैं।
इसके साथ साथ आप जो है ना ये हरारत और बिजली की अच्छी कंडक्टर होती हैं नंबर 5 में, और नंबर 6 पे आपकी है जनाब ये बहुत कसीफ होती हैं, यानी कि इनकी डेंसिटी बहुत ज़्यादा होती है। नंबर 7 पे आपकी ये बहुत ज़्यादा सख्त और सवाए सोडियम और पोटाशियम वगैरह इसमें शामिल होती हैं। तो ये तमाम की तमाम जो खसूसियात हैं वो मेटल्स की हैं। इसके अलावा जो इनकी मेटल्स की कीमिया की जो खसूसियात हैं वो नंबर 1 पे आप ये आसानी से इलेक्ट्रॉन्स को लेकर पॉजिटिव आयंस बना देते हैं। नंबर 2 ऑक्सीजन से रिएक्शन करके बेसिक ऑक्साइड बनाते हैं। नंबर 3 आमतौर पर नॉन मेटल्स के साथ आयनो कंपाउंड बनाती है। नंबर 4 आपकी इनकी बॉन्डिंग मेल्टिंग होती है। तो ये इस तरह आप जो है ना टेबल में इनकी पहचान कर सकते हैं मेटल्स और नॉन मेटल्स की। इसके साथ साथ कुछ डू यू नो, आप इन तमाम चीज़ों को जानते हैं तो इसको भी आप लर्न कीजिए। यहाँ पे क्या लिखा है, नेक्स्ट है आपका इलेक्ट्रो पॉजिटिव चार्ज, यानी कि इलेक्ट्रो पॉजिटिव की जो करैक्टर है उसकी जो खसूसियत है वो क्या होती है, आइए देखते हैं। मेटल्स अपनी जो वैलेंसी या इलेक्ट्रॉन्स खारिज करने का रुझान रखते हैं। मेटल्स की इस खसूसियत को इलेक्ट्रो पॉजिटिविटी या मेटल करैक्टर कहा जाता है। कोई आपका मेटल जितनी आसानी से इलेक्ट्रॉन खारिज करती है वो उतनी ही इलेक्ट्रो पॉजिटिव होती है। किसी मेटल से खारिज होने वाली इलेक्ट्रॉन्स की तादाद उसकी वैलेंसी कहलाती है। मिसाल के तौर पर सोडियम एटम एक पॉजिटिव आयन बनाने के लिए एक इलेक्ट्रॉन खारिज कर सकता है। मिसाल के तौर पर यहाँ पे सोडियम है, Na अलहदा है प्लस L, ये आपका एटम खारिज कर रहा है। सोडियम की वैलेंसी यहाँ पे 1 बताई जा रही है। इसी तरह जिंक मेटल अपनी बैलेंस शेल से 2 इलेक्ट्रॉन खारिज कर सकती है, और वो जो आपके सामने है इस तरह 2 इलेक्ट्रॉन जब खारिज कर सकती है तो इसकी इक्वेशन ये बनती है। नेक्स्ट आपका जो इलेक्ट्रोसिटी का रुझान आता है, यानी कि ट्रेंड्स ऑफ इलेक्ट्रो पॉजिटिविटी। इसमें क्या होता है कि ग्रुप में नीचे की तरफ एटम का साइज बढ़ने से इलेक्ट्रो पॉजिटिविटी की खसूसियत बढ़ती है। मिसाल के तौर पर लिथियम सोडियम से कम इलेक्ट्रो पॉजिटिव होती है, जबकि सोडियम पोटेशियम से कम इलेक्ट्रो पॉजिटिव होना इसका बहुत ज़रूरी है। इसके साथ साथ आपका जो पीरियोडिक टेबल के पीरियोडिक में से दाएं जाने में न्यूक्लियर चार्ज के बढ़ने और एटम का साइज कम करने की वजह से इलेक्ट्रो पॉजिटिव करैक्टर कम होता है। इसका मतलब कि पीरियड के शुरू से एलिमेंट्स ज्यादा मेटलिक होते हैं। ये खासियत पीरियड में बाएं से दाएं जानिब बेतरतीब कम होती रहती है, तो इसको इलेक्ट्रो पॉजिटिविटी का रुझान कहा जाता है, यानी कि ट्रेंड्स ऑफ इलेक्ट्रो पॉजिटिविटी कहा जाता है। नेक्स्ट है आपका इलेक्ट्रो पॉजिटिविटी और जो आयोनाइजेशन की एनर्जी है उसको किस तरह देखा जा सकता है, इसमें आइए देखते हैं। इलेक्ट्रो पॉजिटिव खसूसियत का इन्हिसार जो उसकी डिपेंडेबिलिटी है आयोनाइजेशन एनर्जी पर होती है, जबकि आयोनाइजेशन एनर्जी का डिपेंडेबिलिटी एटम के साइज और न्यूक्लियर चार्ज पर होता है। ज्यादा न्यूक्लियर चार्ज रखने वाले छोटे साइज के एटम की आयोनाइजेशन एनर्जी ज्यादा होती है, और ज्यादा से बड़ा और आयोनाइजेशन एनर्जी सबसे कम होती है, इसलिए इनमें जो मेटलिक खसूसियत है सबसे ज्यादा होती है। मिसाल के तौर पर सोडियम और मैग्नीशियम जो मेटल्स का मुवाजना है वो नीचे आपको दिया गया है समझने के लिए। तो मैग्नीशियम आइटम और आपका जो सोडियम एटम है वो दर्ज झैल आपके सामने दिया गया है। इसमें इलेक्ट्रॉन की जो कन्फिगरेशन है वो 3s2 है, और इसमें इलेक्ट्रॉन की 3s1 है। इसमें 186 का साइज यहाँ पे दिखाया गया, एटॉमिक साइज इसमें 160 है, और यहाँ पे आयोनाइजेशन 496 किलो जॉल मोल है। इसमें 1450 जो है ना वो यहाँ पे 738 यहाँ पे दिखाई गई है। तो इसमें क्या होता है कि मैग्नीशियम की पहली आयोनाइजेशन एनर्जी सोडियम की आयोनाइजेशन एनर्जी से ज्यादा होती है, इसकी दूसरी आयोनाइजेशन एनर्जी पहले से बहुत ज्यादा होती है। इसलिए मैग्नीशियम आयन से दूसरे इलेक्ट्रॉन का निकालना बहुत मुश्किल होता है, क्योंकि न्यूक्लियर चार्ज बकिया इलेक्ट्रॉन्स को बहुत ज्यादा फोर्स से अट्रैक्ट करता है। इस अट्रैक्शन के नतीजे में आयंस का साइज कम हो जाता है। इस तरह अल्काइन अर्थ मेटल्स के तमाम एलिमेंट्स की जो आयोनाइजेशन एनर्जी है हल्की मेटल्स के मुकाबले में ज्यादा होती है, जैसा कि टेबल 8.1 में दिखाया गया है। और वो उसकी टेबल 8.1 में जो एटॉमिक इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन आयोनाइजेशन एनर्जी है किलो जॉल मोल्स में, अल्काइन अर्थ जो मेटल्स हैं वो यहाँ पे आपके सामने दिखाए गए हैं। ये हल्की मेटल्स हैं और अल्काइन अर्थ मेटल्स हैं, इनकी जो एटॉमिक नंबर है इलेक्ट्रॉन कन्फिगरेशन वो यहाँ पे शो की गई है स्टेप बाय स्टेप, और इनकी मेटल्स के कंटेक्स में और इनके एटॉमिक नंबर दिए गए हैं, तो आप इनको मेमोराइज कर सकते हैं। यहाँ पे अल्की मेटल्स की आयोनाइजेशन एनर्जी का कम होना उन्हीं अल्काइन अर्थ मेटल्स की निस्बत ज्यादा रिएक्टिव बनाता है। ये जो चीजें आपके साथ शो कर रही हैं, ये जो इनकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन एटॉमिक नंबर है और आयोनाइजेशन एनर्जी जो किलो जॉल मोल में यहाँ पे बताई गई है। नेक्स्ट आपका है जी कंपैरिजन ऑफ रिएक्टिविटीज ऑफ अल्काइल एंड अल्काइन अर्थ मेटल्स, यानी कि इसमें आप हल्के और अल्काइन अर्थ मेटल्स की जो रिएक्टिविटीज का मुवाजना है वो कैसे कर सकते हैं, आइए देखते हैं। पीरियोडिक टेबल के पहले दो ग्रुप्स ग्रुप 1 और ग्रुप 2 जो हैं वो आप
बिल तरतीब अल्की अल्काइन अर्थ मेटल्स कहलाते हैं। और इसमें जो है अल्की मेटल्स अपने बैलेंस शेल की NS1 इलेक्ट्रॉन कन्फिगरेशन की वजह से बहुत ज़्यादा एक्टिव होता है, क्योंकि इनके बैलेंस शेल में सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन होता है, इसलिए इनके जो है ना ये आसानी से निकाला जा सकता है। यही वजह कि ये कुदरती तौर पर हमेशा +1 ऑक्सीडेशन स्टेट के साथ कैटाइन के तौर पर पाई जाती हैं, इसलिए ये नॉन मेटल्स के साथ जल्दी सॉलिड्स बना देती हैं। जैसा कि यहाँ पे आपको सामने जो टेबल भी दिखाया गया, और हम इसी टेबल को यहाँ पे वो जो है ना इसको एक्सप्लेन कर रहे हैं। अल्काइन अर्थ मेटल्स के एटम जो निस्बतन छोटे और ज़्यादा न्यूक्लियर चार्ज के होते हैं, उनके बैलेंस शेल में 2 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, यानी उनके इलेक्ट्रॉन कन्फिगरेशन NS2 होती है, ये भी रिएक्टिव होते हैं, लेकिन अल्की मेटल से कम था। अल्की मेटल्स अल्काइन अर्थ मेटल्स के तिबी ख़ास का मुवाजना टेबल 8.2 में दिया गया है, और ये टेबल है आपका, और टेबल इसमें 2.2 में जो हमने इसी टेबल की जो कन्फिगरेशंस की जो अडैप्टेबिलिटी है वो हमने इसको डिफाइन की है। और ये अपीयरेंस है, एटॉमिक साइज है, और ये सोडियम है, ये मैग्नीशियम है, इनको कैल्शियम है, और ये प्रॉपर्टीज़ हैं इनके खास वगैरह हैं, और इनको स्टेप बाय स्टेप इनको टेबल में शो किया गया है। तो इसको भी आप लर्न और मेमोराइज इटसेल्फ कर सकते हैं और अपने नॉलेज को इन्हेंस कर सकते हैं। इसके साथ साथ स्टूडेंट्स इसमें क्या होगा नेक्स्ट, आपका जो कंपैरिजन ऑफ केमिकल प्रॉपर्टीज हैं अल्काइल मेटल्स एंड अल्कलाइन अर्थ मेटल्स की है, जो 8.3 में आपको यहाँ पे दिया गया है। तो ये भी अल्काइल मेटल्स हैं, अल्काइन मेटल्स। इनमें क्या होता है कि आपकी जो अल्काइंस मेटल्स ये हैं, ये आपको अक्यूरेंसी जो है उसकी यानी कि वो जीरा, ये अल्काली मेटल्स में ये बहुत रिएक्टिव है और हमेशा कंपाउंड की शक्ल में पाई जाती है, और ये जो है आपकी ये मुनासिब तौर पर रिएक्टिव है और ये भी कंपाउंड की शक्ल में होती है। नंबर 2 पे आपकी इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी है। इसमें क्या होता है कि बहुत ज़्यादा इलेक्ट्रोपॉजिटिव होते हैं, इनके आयोनाइजेशन एनर्जी के लिए वैल्यूज़ Li के लिए जो 520 किलो जॉल से लेकर CS के लिए 376 किलो जॉल मोल तक इसकी जो रिएक्टिविटी होती है इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी। और इसमें अल्काइन अर्थ जो मेटल्स है ये कम इलेक्ट्रोपॉजिटिव होती है, इनकी आयोनाइजेशन एनर्जी की वैल्यूज जो होती है वो 1757 से लेकर बेरियम की जो है हमें 965 किलो जॉल मोल तक होती है। रिएक्शन विद वाटर जो है, इसमें पानी के साथ रिएक्शन क्या होता है कि ये आपको रूम टेम्परेचर पर पानी से बहुत ज़्यादा तब्दीली से रिएक्ट करके ताकतवर अल्काइन सोल्यूशन और हाइड्रोजन गैस बनाती है, और जहाँ से जैसे मसवा से भी ज़हरा। और इसमें क्या होता है कि आप पानी के साथ कम तेज़ी से रिएक्ट करती हैं और गर्म पानी पर कमज़ोर अल्काइन सोल्यूशन और हाइड्रोजन गैस पैदा करती हैं, और ये मैग्नीशियम, और इसमें अब पानी मिलाएंगे तो मैग्नीशियम ऑक्साइड हाइड्रोजन गैस यहाँ से इसमें प्रोड्यूस होती है। रिएक्शन विद ऑक्सीजन के साथ क्या होता है आइए देखते हैं। ये हवा में ऑक्साइड्स बनाते हैं तो फौरन धुंधला हो जाता है और पानी के साथ ताकतवर अल्कली बना जाती है, जैसे कि सोडियम प्लस ऑक्सीजन बनाएंगे 2Na2O बनाता है, और इस तरह अगर पानी के साथ मिलाएंगे तो सोडियम हाइड्रोक्साइड अब बन जाती है। अगर इसी को हम देखेंगे यानी कि आपका जो है ना इसके अल्काइल्स के साथ ऑक्सीजन के साथ इनका रिएक्शन सुस्त होता है और गर्म करने पर ऑक्साइड बनाती है। ऑक्साइड पानी से अमल करके कमजोर अल्कली बनाती हैं, जैसे कि आपके सामने मसबा से भी टेबल है Mg प्लस ऑक्साइड तो 2Mg इसका बनता है। रिएक्शन विद हाइड्रोजन के साथ क्या होता है इसका इसमें देखते हैं। हाइड्रोजन के साथ ये ज्यादा हरारत पर H2 के साथ आयनों के बॉन्ड्स बनाती है, जैसा कि मसबा से भी ज़ाहिर है। NaO सोडियम के साथ अगर हाइड्रोजन बनाए तो 2NH बनता है, और इसी तरह हम इसको अगर देखेंगे ये बहुत ज्यादा दर्जा हरारत और प्रेशर पर हाइड्राइड अब बनाती है, यानी कि कैल्शियम प्लस हाइड्रोजन ये हाइड्राइड आपका बन जाए। रिएक्शन विद हैलोजेंस के साथ इनका जो रिएक्शन है ये रूम टेम्परेचर पर हैलोजन के साथ बहुत तेज से रिएक्ट करती हैं और हैलाइड बनाती हैं, जैसा कि आपके सामने मसबा से ज़ाहिर किया गया है। और ये अपने हैलाइड के बनाते हुए हैलोजेंस के साथ आयसा से रिएक्ट करती हैं, जैसे कि कैल्शियम क्लोराइड को इसके साथ मिलाया गया तो मसबा आपके सामने है, तो इससे ये चीज़ बनती है। इसके साथ रिएक्शन विद नाइट्रोजन के साथ किस तरह होता है कि ये नाइट्रोजन से रिएक्ट करके नाइट्रोजन नहीं बनाती, और इसमें जब उन्हें नाइट्रोजन के साथ गर्म किया जाए तो ये मुस्तहकम नाइट्राइड बनाती है, जैसे कि मैग्नीशियम नाइट्रोजन को मैग्नीशियम नाइट्राइड बनाती है। रिएक्शन विद कार्बन के साथ जब उन्हें कार्बन के साथ गर्म किया जाए तो ये कार्बाइड्स बना देती है, और ये बराह रास्त कार्बन के साथ रिएक्ट नहीं करती। तो इस तरह इनकी जो फंक्शनैलिटी है वो अल्की मेटल्स और अल्काइन अर्थ मेटल्स के साथ इनकी फंक्शनैलिटी को इस टेबल में 8.3 में जो हमने डिस्कस किया
اس میں بتایا گیا ہے۔ تو یوز آف سوڈیم کو کس طرح استعمال کیا جاتا ہے؟ نمبر 1 سوڈیم پوٹاشیم کلیئر نیوکلیر ری ایکٹر میں بطور سرد یعنی کہ کولینٹ حرارت جذب کرنے کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ نمبر 2 آپ کا سوڈیم جو ویپر لیمپ پہ یلو لائٹ پیدا کرنے کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ کچھ میٹلز مثلاً ٹائٹن کے حصول میں بطور جو ریڈیو پوسٹنگ ایجنٹ استعمال ہوتا ہے۔ یوز آف میگنیشیم کا کس طرح استعمال؟ میگنیشیم فلیش لائٹ بلوں اور آتش بازی میں استعمال ہوتی ہے۔ ہلکی نمبر 2 پہ ہلکے الائے بنانے کے کام ہوتی ہے۔ نمبر 3 تھرمائٹ پروسیس میں ایلومینیم پاؤڈر کو جلانے کے کام ہوتی ہے۔ نمبر 4 کروزن سے بچاؤ میں میگنیشیم بطور اینوائڈ استعمال ہوتی ہے۔ تو اس طرح اس کو یوز آف میگنیشیم استعمال کیا جاتا ہے۔ یوز آف کیلشیم میں کیا ہوتا ہے؟ پیٹرولیم پروڈکٹ سے سلفر کو دور کرنے کے کام آتی ہے۔ جو میٹلز ہوتی ہیں وہ یو سی اور زیڈ کے آر کے حصول میں ریڈیو ایکٹیو ایجنٹ کے طور پر یہ کام کرتی ہے، جب کیلشیم اور میگنیشیم اور سوڈیم کا اس طرح ان کا الکائنز میں استعمال کیا جاتا ہے۔ نیکسٹ ہے انٹرنس آف نوبل میٹلز، یعنی کہ نوبل میٹلز کی جو انٹرنس ہے وہ کس طرح دیکھی جا سکتی ہے؟ اس میں ایسے ایلیمنٹس ہوتے ہیں جن میں سب شیل یعنی کہ ڈی تکمیل کے مراحل میں ہوں، اور میٹلز کا ایسا گروپ جس کو تشکیل دیا جاتا ہے جنہیں ہم ٹرانزیشن میٹلز کا نام دیتے ہیں، گروپ ایلیمنٹس کہا جاتا ہے۔ یہ ویریبل آکسیڈیشن اسٹیٹس کا مظاہرہ کرتی ہیں، جیسا کہ شکل 8.2 میں بھی آپ کو دکھایا گیا ہے، اور جو پیریڈک ٹیبل کے چوتھے، پانچویں اور چھٹے پیریڈ کے میٹلز یعنی کہ ٹرانزیشن میٹلز کہا جاتا ہے۔ دکھائے گئے ٹرانزیشن ایلیمنٹس کی 3 سیریز میں ہر سیریز 10 ایلیمنٹس پر مشتمل ہوتا ہے، اور اس کو اس طرح ان کو دکھایا گیا ہے 8.2 پیریڈک ٹیبل میں ان کی ٹرانزیشن ہوتی ہے۔ تو ان کی ٹرانزیشن کو کس طرح دیکھا جا سکتا ہے؟ ان کو ہم مزید الیبوریٹ کرتے ہیں، وہ نیچے ہے۔ جو کیمیکل بیہیویئر ہے اس کا فرسٹ ٹرانزیشنز کا، تو اس میں کیمیکل ایکٹیویٹی جو ہوتی ہے ماسوائے کاپر کے ایکٹیو میٹل جیسی ہیں۔ گروپ 11 سے تعلق رکھنے والی 3 ٹرانزیشن میٹلز کا جو کار سلور اور گولڈ ہیں، ان میں گولڈ اور سلور نسبت کم ایکٹیو میٹلز ہیں کیونکہ یہ آسانی سے الیکٹرونز نہیں دیتی۔ سلور کیا ہوتا ہے؟ سلور میں سلور سفید چمکیلی میٹل ہے، یہ حرارت اور بجلی کی زبردست کنڈکٹر ہے، یہ بہت زیادہ ڈیکٹائل اور میلیبل پہ ہے، اس کی پالش شدہ سطحیں روشنی کی اچھی ریفلیکٹر ہیں، اس کی سطح پر آکسائڈ یا سلفائڈ کی باریک تہ بننے سے یہ نسبت کم ایکٹیو بن جاتی ہیں۔ عام فضائی حالات میں سلور پر ہوا اثر انداز نہیں ہوتی، یہ سلفر پر مشتمل کمپاؤنڈ مثلا ہائیڈروجن سلفائڈ کی موجودگی میں دھندلاہٹ بناتی ہیں، اس سے دھندلاہٹ پیدا ہوتا ہے، یعنی کہ افیکٹ کر رہی ہوتی ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ بہت نرم ہونے کی وجہ سے شاذ و نادر ہی خالص حالت میں استعمال کیا جا سکتا ہے، یعنی کہ بہت نرم ہونے کی وجہ سے وسیع پیمانے پر کاپر کے ساتھ سلور الائے سکے، سلور کے برتن اور ایسی چیزیں بنانے کے لیے استعمال کیے جاتے ہیں۔ سلور کے کمپاؤنڈ وسیع پیمانے پر فوٹوگرافک فلم اور دانتوں کی تیاری میں استعمال کیے جاتے ہیں۔ آئینے کی صنعت میں بھی سلور کا ایک اہم استعمال ہوتا ہے۔ گولڈ ہے، جو گولڈ پیلے رنگ کی نرم میٹل ہے، یہ میٹل سب سے زیادہ ملیبل اور ڈکٹائل ہے۔ 1 گرام گولڈ کو کھینچ کر 1.5 کلومیٹر تار بنائی جا سکتی ہے۔ گولڈ بہت ہی نان ری ایکٹیو میٹل ہے، اس پر فضا کا اثر نہیں ہوتا ہے، حتیٰ کہ آپ کا جو منرل ہے، ایسڈ ہے یا الکینز کا بھی اس پر اثر نہیں ہوتا، کیونکہ فضا میں اس کی انرجیٹکس کی یہ میٹل زیورات میں استعمال ہوتی ہے۔ اسے سکے بنانے کے بھی استعمال کیا جاتا ہے۔ گولڈ اتنا نرم ہے کہ اسے خالص ہاتھ میں استعمال نہیں کیا جا سکتا، کاپر سلور یا کسی دوسرے میٹل کے ساتھ ہمیشہ اس کے الائے بنائے جاتے ہیں، یعنی کہ گولڈ کے ساتھ اس کو ملا کر۔ اس کے ساتھ ساتھ جو پلاٹینم ہے، پلاٹینم کا جو منفرد خصوصیات ہے کہ اس کی رنگت جو ہے وہ خوبصورتی، مضبوطی، لچک اور چمکن دمک رکھنے قائم رکھنے میں جیولری میں استعمال کی جاتی ہے۔ یہ ڈائمنڈ دوسرے جواہر کی ابداع میں اضافہ کر کے ان کے لیے ایک مضبوط فراہم کرتی ہے، اور جو پلاڈیم اور ریڈیم کے ساتھ پلاٹینم کا الائے بطور کیٹلسٹ ہوتا ہے، موٹر گاڑیوں میں کیٹلک کنورٹرز کے طور پر استعمال ہوتا ہے۔ یہ گاڑیوں سے خارج ہونے والی زہریلی گیسوں کو کم نقصان دہ کاربن ڈائی آکسائڈ، نائٹروجن آبی بخارات میں تبدیل کر دیا جاتا ہے۔ تو اس میں جو ہارڈ ڈسک ہے، ڈرائیور ہے، کوٹنگ اور فائبر آپٹک کیبلز کی تیاری میں پلاٹینم استعمال کی جاتی ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ لیکوڈ کرسٹل ڈسپلیز اور جو LCD کے نام سے بھی جانی جاتی ہیں، شیشے کی تیاری میں پلاٹینم استعمال ہوتی ہے۔ نیز فائبر گلاس سے بھی مضبوط کردہ پلاسٹک کی تیاری میں بھی اس کو استعمال کیا جاتا ہے۔ تو یہ پلاٹینم کا استعمال ہے۔ تو اس طرح ان کو پلیٹینم ہے اور گولڈ ہے اور سلور کو اس کے ساتھ ملا کر جو نوبل میٹلز کی انٹرٹینس ہوتی ہے، انرجنس ہوتی ہے، اس کو اس طرح استعمال کیا جا سکتا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ آگے ہم دیکھتے ہیں کہ کیا ہے نان میٹلز۔ نان میٹلز کیا ہیں، آئیے دیکھتے ہیں۔ نان میٹلز الیکٹرونز
हासिल करने के लिए आसानी से जो नेगेटिव आयंस बना लेती हैं, यानी कि नेगेटिव आयंस वो बनाती हैं एनियंस, इसलिए नॉन मेटल्स इलेक्ट्रोनेगेटिव और इलेक्ट्रो एसिड ऑक्साइड बनाती हैं, क्योंकि नॉन मेटल्स की वैलेंसी के अनुसार उनके कबूल किए गए इलेक्ट्रॉन्स की तादाद पर होता है। मिसाल के तौर पर क्लोरीन एटम की वैलेंसी 1 है, क्योंकि ये सबसे बैरूनी शेल में सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन कबूल करती है। क्लोरीन प्लस 1 इलेक्ट्रॉन कबूल करेगी तो आपका क्लोरीन आपका बन जाता है। इसी तरह ऑक्सीजन एटम 2 इलेक्ट्रॉन हासिल करती है और इसलिए इसकी वैलेंसी 2, ऑक्सीजन 2 बनती है, तो ये बनती है। नॉन मेटलिक के किरदार के अनुसार एटम की इलेक्ट्रॉन अफिनिटी पर होता है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी पर होता है। खसूसी तौर पर ज्यादा न्यूक्लियर चार्ज रखने वाले छोटे साइज के एलिमेंट्स इलेक्ट्रोनेगेटिव होते हैं और इनकी इलेक्ट्रो अफिनिटी भी ज्यादा होती है, और इस तरह इसलिए वो नॉन मेटलिक खसूसियात के हामिल होता है। इस वजह से नॉन मेटलिक करैक्टर्स ग्रुप में नीचे की तरफ कम होता है और पीरियड में हेलोजेंस तक बाएं से दाएं जन्म बढ़ता है। यही वजह है कि फ्लोरीन सबसे ज्यादा नॉन मेटलिक है और इसलिए पीरियोडिक टेबल में ग्रुप 14 यानी ग्रुप 15 नाइट्रोजन फॉस्फोरस और ग्रुप 16 में ऑक्सीजन सल्फर और सेलेनियम और ग्रुप 17 में फ्लोरीन क्लोरीन और ब्रोमीन आयोडीन के एलिमेंट्स वगैरह नॉन मेटल में शामिल होते हैं। पीरियोडिक टेबल में नॉन मेटल्स की पोजीशन जो होती है शक्ल 8.3 में आपको दिखाई गई है और वो शक्ल 8.3 जो है वो यहाँ पे आपके सामने दिखाई गई है। नेक्स्ट आप देखते हैं इंपॉर्टेंट फिजिकल प्रॉपर्टी ऑफ नॉन मेटल्स, यानी कि जो नॉन मेटल्स की खसूसियात हैं वो क्या हैं, आइए देखते हैं। नॉन मेटल्स की जो फिजिकल प्रॉपर्टीज की खसूसियात हैं उनमें ग्रुप में बेतदरीज मुनफरद होती हैं और तब्दील होती रहती है। नॉन मेटल्स आमतौर पर मादे की तीनों तभी हालतों में पाई जाती हैं। ग्रुप के ऊपर हिस्से की नॉन मेटल्स आमतौर पर गैसेज होती हैं, जबकि माया बकिया माया या फिर ठोस होती हैं। ये नॉन मेटल्स का पीरियोडिक टेबल आपको दिखाया गया है। नंबर 1 पे आपकी जो ठोस नॉन मेटल सख्त लेकिन नाजुक होती है और आसानी से टूट जाती हैं। नंबर 2 नॉन मेटल्स जो होती हैं हरारत और इलेक्ट्रिसिटी की नॉन कंडक्टर होती हैं। नॉन मेटल्स हाथों की तरफ चमकदार नहीं होती सिवाय आयोडीन के। नंबर 4 जो है आप ये आमतौर पर नरम होती है। नंबर 5 इनके मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट कम होते हैं और सिवाय सिलिकॉन ग्रेफाइट और डायमंड के होते हैं। नंबर जो है ना 6 आपकी इनकी डेंसिटी कम हो जाती है। इंपॉर्टेंट केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ नॉन मेटल्स आर फॉलोज, यानी कि जो नॉन मेटल्स की अहम खसूसियात है तो जजाइल है। नंबर 1 इनके सबसे बैरूनी शेल में चंद इलेक्ट्रॉन्स की कमी होती है, इसलिए अपने बैलेंस शेल्स मुकम्मल करने के लिए इलेक्ट्रॉन्स कबूल कर लेती हैं और मुस्तहकम होती है, यानी स्टेबिलिटी हो जाती है। नंबर 2 उसमें ये मेटल्स के साथ आयनिक कंपाउंड और दूसरी नॉन मेटल्स के साथ कोवलेंट कंपाउंड बनाती हैं, जैसे कि कार्बन डाइऑक्साइड नाइट्रोजन ऑक्साइड वगैरह। नंबर 3 पे आपकी जो नॉन मेटल्स आमतौर पर पानी के साथ रिएक्ट नहीं करती। नंबर 4 आपका ये डाइल्यूट एसिड्स के साथ रिएक्ट नहीं करती, क्योंकि नॉन मेटल्स खुद इलेक्ट्रॉन हासिल करती हैं। और इसके साथ साथ जो ग्रुप 14, 15, 16 और 17 हैं वो पहले वाले एलिमेंट्स के इलेक्ट्रोनेगेटिविटी अपने मुतल्लिका ग्रुप के दूसरे अरकान के मुकाबले में ज़्यादा होती हैं। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के कम होने का ये रुझान नीचे दिखाया गया है, यानी कि यानी कि फास्फोरस है लेस देन ऑक्सीजन लेस देन क्लोरीन नाइट्रोजन ब्रोमीन, तो इस तरह उनको दिखाया जाता है ग्रुप में। नेक्स्ट आपका कंपैरिजन ऑफ रिएक्टिविटी ऑफ द हैलोजेंस, यानी कि हैलोजेंस की रिएक्टिविटी का जो मुवाजना है वो पीरियोडिक टेबल में किस तरह किया जाता है, आइए देखते हैं। पीरियोडिक टेबल के ग्रुप 17 के एलिमेंट्स जिसमें फ्लोरीन क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन और एस्टाटीन पर ये चीज़ें मुश्तमिल होती हैं वो इनको मजबूरी तौर पर हैलोजेंस कहा जाता है। रूम टेम्परेचर पर फ्लोरीन और क्लोरीन गैसें हालत में पाई जाती हैं और दिलचस्प तौर पर ग्रुप में नीचे की तरफ एटम का साइज बढ़ने की वजह से इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस में इजाफा हो जाता है। इसी वजह से ब्रोमीन माया और आयोडीन ठोस हालत में पाई जाती है। हैलोजेंस की तिबी खसूसियात टेबल 8.4 में बताई गई हैं और ये सारी की सारी जो फिजिकल करैक्टरिस्टिक ऑफ हैलोजेंस हैं वो इसमें F है, क्लोरीन है, ब्रोमीन और आयोडीन है। ये सारी की सारी इसकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशंस हैं, इनका कलर ये है और इसकी मेल्टिंग पॉइंट ये है, बॉइलिंग पॉइंट ये है और इलेक्ट्रोनेगेटिविटीज इसमें ये चीज़ें पाई जाती हैं। ये आम तौर पर इन के बैलेंस शेल की जो इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन है वो NS2np5 होती है और क्योंकि हैलोजेंस के बैलेंस शेल में सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन कम होता है, इसलिए ये तो मेटल से एक इलेक्ट्रॉन हासिल करते हैं या फिर दूसरे नॉन मेटल्स के साथ एक इलेक्ट्रॉन का इश्तराक करता है। इसी तरह हैलोजेंस मेटल के साथ आयोनिक बॉन्ड्स और नॉन मेटल्स के साथ कोवेलेंट बॉन्ड बनाते हैं, जो कि हैलोजेंस की जो रिएक्टिविटी होती है वो आपको शो करती है और ये यहाँ पे इसका जो हैलोजेंस की रिएक्टिविटी का जो मुवाजना है वो किया गया है। नेक्स्ट आपका इंपॉर्टेंट रिएक्शंस ऑफ हैलोजेंस।
हैलोजेंस के केमिकल रिएक्शंस क्या होते हैं आइए देखते हैं। इसमें ऑक्सीडाइजिंग प्रॉपर्टी जो होती है वो तमाम हैलोजेंस ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स होते हैं। इनमें फ्लोरीन सबसे ताकतवर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है जबकि आयोडीन सबसे कम ऑक्सीडाइज एजेंट है। फ्लोरीन जो तमाम हैलाइड आयंस को उनके सॉल्यूशन में ऑक्सीडाइज कर देती है खुद रिड्यूस होकर फ्लोराइड आयन में तब्दील हो जाती है। तो इसके साथ साथ इसी तरह क्लोरीन ब्रोमाइड और आयोडाइड जो आयंस को इनके कंपाउंड के सॉल्यूशंस में से निकाल देती हैं, उन्हें ऑक्सीडाइज करके ब्रोमीन और आयोडीन में तब्दील कर देती है। जैसा कि जहाँ पे आपके सामने जो ये आपको दिखाई गई है ये फ्लोरीन है और ये फ्लोरीन 2 है, ये क्लोरीन है और आगे जो ब्रोमीन है। तो इसमें सॉल्यूशन में बेरंग से सुर्खी माइल ब्राउन हो जाता है इन तमाम चीज़ों में। सिमिलरली जो ये तमाम जो चीज़ें पाई जाती हैं इसमें इसका जो एक्शन एंड रिएक्शन है वो आपके इस मसवा से भी आपका अंदाज़ा लगा सकते हैं कि ये किस तरह आयोडीन्स में और ऑक्साइड्स में और ब्रोमाइड में और आयोडीन में किस तरह इसकी तब्दीली हो जाती है। इसके साथ साथ आप हाइड्रोजन के साथ इसका जो रिएक्शंस है यानी कि रिएक्शन विद हाइड्रोजन है, अब वो आप देखें तो क्या चीज़ें हो सकती हैं आइए देखते हैं। रिएक्शन विद हाइड्रोजन, तमाम हैलोजेंस हाइड्रोजन से केमिकल रिएक्शन का हाइड्रोजन बनाते हैं मगर इनकी जो हाइड्रोजन के लिए केमिकल अफिनिटी है ग्रुप में ऊपर से नीचे कम हो जाती है। और फ्लोरीन हाइड्रोजन के साथ अंधेरे में और बहुत कम टेम्परेचर पर बहुत ज़्यादा तेज़ केमिकल रिएक्शन करती है। क्लोरीन जो हाइड्रोजन के साथ सिर्फ सूरज की रोशनी में केमिकल रिएक्शन करती है। ब्रोमीन और आयोडीन हाइड्रोजन के साथ बहुत ज्यादा टेम्परेचर पर केमिकल रिएक्शन करती है जो कि हाइड्रोजन प्लस फ्लोरीन है। तो इसको डार्क एंड कोल्ड स्टेट आपको ज़ाहिर किया जाता है। अगर क्लोरीन के साथ मिलाया तो सनलाइट होता है और अगर ब्रोमीन के साथ मिलाया तो हीटिंग होती है और आयोनाइज के साथ किया जाए तो ये भी हीटिंग शो करता है। तो इसमें हर किस्म के 2 इलेक्ट्रॉन्स जो है ना वो यहाँ से ऑक्सीडाइज होते हैं और वो रिएक्शन कर रहे होते हैं। नेक्स्ट है आपका रिएक्शन विद वाटर यानी कि पानी के साथ अगर इनका कोई रिएक्शन होता है तो वो कैसे होता है। फ्लोरीन जो होती है वो अंधेरे में और बहुत कम टेम्परेचर पर पानी को डिकम्पोज यानी कि तहलील करके हाइड्रोफ्लोरिक एसिड का ऑक्सीजन बनाती है। क्लोरीन पानी के साथ सूरज की रोशनी में केमिकल रिएक्शन करती है। ब्रोमीन पानी के साथ केमिकल रिएक्शन मखसूस हालात में और आयोडीन पानी के साथ केमिकल रिएक्शन नहीं करती। तो इस तरह फ्लोरीन पानी के साथ मिलाएं तो डार्क एंड डार्क कोल्ड स्टेट हो जाता है। तो इसको ये चीज़ यहाँ पे आपको जो है ना वो हाइड्रोजन जो है आपके फ्लोराइड यहाँ पे बन जाता है। इसी तरह क्लोरीन के साथ हाइड्रोक्लोरिक एसिड बन जाता है और ब्रोमीन के साथ ब्रोमाइड बन जाता है और नो रिएक्शन हो जाता है आयंस के साथ। अगर पानी के साथ मिलाया जाए तो आयंस के साथ तो इसका रिएक्शन यहाँ पे नहीं होता। नेक्स्ट आपका रिएक्शन विद मीथेन। मीथेन के साथ इसका जो रिएक्शन है फ्लोरीन मीथेन के साथ अंधेरे में धमाकाखेज केमिकल रिएक्शन कर सकती है क्योंकि क्लोरीन मीथेन के साथ अंधेरे में केमिकल रिएक्शन नहीं करती मगर तेज धूप में धमाकाखेज केमिकल रिएक्शन होता है। तो इसमें क्या होता है आपका जो यहाँ पे जो मीथेन है यहाँ पे CH4 प्लस क्लोरीन को मिलाएंगे तो क्लोरीन अलहदा और मीथेन अलहदा इसमें हो जाता है। तो इस तरह इनको तमाम की तमाम चीज़ें यहाँ पे सूरज की रोशनी में क्लोरीन का मीथेन के साथ केमिकल रिएक्शन मदरफ्ताह से वाक़या होता है। और कंपाउंड्स में जो CCl4 और ये तमाम की तमाम चीज़ें अगर कंपाउंड में देखा जाए तो ये आपके सामने हासिल होती हैं जब इनको डिफ्यूज़ किया जाता है यानी कि सूरज की रोशनी में मीथेन के साथ केमिकल रिएक्शन की मदद रफ्तार के साथ इसको जोड़ा जाता है। तो ये जो चीज़ें हैं वहाँ से हमें ये जो चीज़ें हासिल होती हैं CH3C1CH2Cl2 यानी कि आपका जो मीथेन क्लोराइड जो हाथ है वो चीज़ें यहाँ पे हासिल होती हैं। रिएक्शन विद सोडियम हाइड्रो ऑक्साइड क्या होता है उसमें आइए देखते हैं। सोडियम हाइड्रो ऑक्साइड के साथ क्लोरीन सोडियम हाइड्रो के साथ ठंडे और डाइल्यूट सॉल्यूशन के साथ केमिकल रिएक्शन करके सोडियम क्लोराइड यानी कि सोडियम हाइड्रोक्लोराइड बनाती है, हाइड्रोक्लोराइड बनाती है और जो सोडियम हाइड्रोक्साइड प्लस क्लोरीन। तो ये चीज़ें आपके सामने यहाँ पे नमा होती हैं सामने होती हैं। तो इसमें क्लोरीन सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ गर्म कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन के साथ केमिकल रिएक्शन के सोडियम क्लोराइड और सोडियम क्लोराइड अब बनाती हैं। तो वो क्या होती हैं 6NaOH प्लस 3 क्लोरीन 5NaCl प्लस NaClO3 प्लस 3H2O। ये आपका क्लोराइड और सोडियम क्लोराइड यहाँ पे इनके रिएक्शन से आपका बनता है जो आप सोडियम हाइड्रोक्साइड को मिलाकर इन तमाम चीज़ों को देखते हैं। तो सिग्निफिकेंस ऑफ नॉन मेटल्स यानी कि नॉन मेटल्स की जो अहमियत है वो क्या होती है। अगरचे ऑल्दो नॉन मेटल्स
के मुकाबले में कम पाई जाती हैं, मगर फिर भी ये बहुत अहमियत की अमल है। जानवरों और पौधों के लिए ये मसावी तौर पर हकीकत अहम है। हकीकत में ये ज़मीन पर नॉन मेटल्स के बगैर ज़िंदगी नामुमकिन है। तो सबसे पहली क्या है, जो आपका जो कंपोनेंट्स ऑफ अर्थ यानी कि कशरे अर्ज़ पर जो समंदर और फ़ज़ा के ज़्यादातर अज्जा नॉन मेटल्स हैं, जैसा कि टेबल 1.1 में दिखाया गया है। ज़मीन की सतह और समुद्रों में फ़ीसद के लिहाज से ऑक्सीजन की मकदार सबसे ज़्यादा है, बेहतरीन 47% और 86% जो है इसमें जो फ़ज़ा में नाइट्रोजन जो है दूसरे नंबर पर 21% है। इससे ऑक्सीजन की किल्लत और अहमियत का पता चलता है। कुदरत में नॉन मेटल्स की मकदार का तवाज़ुन बरकरार रखने के लिए मुख्तलिफ साइकिल जैसा कि पानी का साइकिल, नाइट्रोजन साइकिल वगैरह मौजूद होते हैं। नंबर 2 होती है इसकी जो नॉन मेटल्स की जो इम्पोर्टेंस है या सिग्निफिकेंस है, वो क्या है। नॉन मेटल्स तमाम जानदारों की जिस्मानी साख्त का नहायत ज़रूरी हिस्सा है। इंसानी जिस्म तकरीबन 28 एलिमेंट्स का बना होता है, लेकिन इंसानी जिस्म के मास का 96% सिर्फ 4 एलिमेंट्स यानी कि ऑक्सीजन 65%, कार्बन 18% और हाइड्रोजन 10%, नाइट्रोजन 3% का बना होता है। इसी तरह पौधों के अजसाम सेलुलर्स के बने होते हैं जो कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन का कंपाउंड होते हैं। नंबर 3 आपका ज़िंदगी के नॉन मेटल्स मरहून में मसलन ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड के बगैर ज़िंदगी मुमकिन नहीं, क्योंकि ये दोनों जानवरों और पौधों के तनफ़्फ़ुस के लिए नहायत ज़रूरी गैसेस हैं। हकीकत में ये गैसेस जिंदा रहने के लिए नहायत ज़रूरी होती हैं। नंबर 4 जो है तमाम ग़िज़ाएँ मसलन कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन्स, फैट्स और विटामिन, पानी, दूध वगैरह जो जिस्म की नशो और पढ़ने के लिए ज़रूरी है। नॉन मेटल्स कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन से बनी होती हैं। इसका मतलब कि नॉन मेटल ज़िंदगी को कायम रखने में एक अहम किरदार अदा कर रही होती है। नंबर 5 आपका जो जानवरों और पौधों की ज़िंदगी के बका के लिए नहायत ज़रूरी एलिमेंट होते हैं, और इसमें जो नॉन मेटल्स का बना होता है ज़रूरी कंपाउंड पानी ना सिर्फ मास के लिहाज से पौधों और जानवरों के जिस्म का बुनियादी हिस्सा है, बल्कि ये ज़िंदगी की बका के लिए बनाया अहम है। हम चंद दिन तक तो पानी के बगैर रह सकते हैं, लेकिन लंबे अरसे के लिए इसके बगैर रहना जो है ना वो नामुमकिन है और मौत वाक़या हो सकती है। नंबर 6 आपका जो एक दूसरा अहम नॉन मेटल जो फ़ज़ा में 78% जो इसका ज़मीन पर ज़िंदगी की हिफाजत के लिए ज़रूरी है, ये आग और चलने के अमल को कंट्रोल करती है। ये अगर ऐसी ना हो तो हमारे इर्द गिर्द तमाम एशिया एक ही शोले से जलकर राख हो जाएं। नंबर 7 आपका नॉन मेटल्स जो हैं ज़िंदगी के अहम बाहमी राब्ते के लिए अहम किरदार अदा करते हैं। तमाम फ्यूल्स जो कि एनर्जी का बुनियादी ज़रिया है, यानी कि कोयला, पेट्रोलियम और गैस का कार्बन और कार्बन के अदायज होते हैं, जैसा कि पत्ता के जलने का नहायत ज़रूरी ऑक्सीजन भी नॉन मेटल्स होती हैं। नंबर 8 जो है आपका इनके अलावा जो नॉन मेटल्स हैं एक तरह से एक ऐसी हिफाजत करती हैं हमारी कि जो हमारे कपड़े पहनते हैं, सेलुलर्स हैं, कुदरती फाइबर्स हैं, पॉलीमर्स हैं, सिंथेटिक फाइबर के बने होते हैं, उनमें अपना रोल अहम करती हैं। नंबर 9 इनके अलावा रोज़मर्रा ज़िंदगी में इस्तेमाल होने वाली दीगर एशिया जैसे कि लकड़ी, प्लास्टिक का फर्नीचर, प्लास्टिक की चादरें, प्लास्टिक बैग के पाइप, बर्तन तमाम नॉन मेटल्स के बने होते हैं, ताकि तमाम इंसेक्टिसाइड्स, पेस्टिसाइड्स और फंजीसाइड्स और जैसे कुछ अद्वियात भी बुनियादी अज्जा में नॉन मेटल की मरहून में मिलता है और उन्हीं चीज़ों पर मुश्तमिल होते हैं। तो ये नॉन मेटल्स की जो इम्पोर्टेंस है वो हमने आपके सामने डिस्कस की। इसके साथ साथ आगे जो सेल्फ टेस्ट है वो आपने अभी तक क्या पढ़ा है उसको आप सेल्फ देख सकते हैं। की पॉइंट्स हैं कि हमने इसमें क्लोरीन की डेंसिटी के बारे में, अल्कली और अल्काइंस के बारे में, अल्कोहल और अल्काइन मेटल्स के बारे में बातचीत की, कैल्शियम और मैग्नीशियम, सोडियम के बारे में हमने बात की, हैलोजेंस अल्की मेटल्स के साथ क्या पजीर होती है उसके बारे में बातचीत, खुदी तौर पर मर्क्यूरी और गोल्ड एलिमेंट्स की शक्ल में किस तरह पाए जाते हैं इनके बारे में इस चैप्टर में हमने बात की। आगे एक्सरसाइज है, एक्सरसाइज में मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस है, वो ज़ाहिर है इसी चैप्टर से रिलेटेड है। आप इसको खुद यहाँ पे इनको पढ़कर अपने नॉलेज को इनहेंस कर सकते हैं, क्योंकि अगर आपने पूरा चैप्टर गो थ्रू कर लिया तो आपके लिए ये बहुत इजी होगा। शॉर्ट क्वेश्चंस हैं, शॉर्ट क्वेश्चंस के आपने शॉर्ट आंसर्स ही तलाश करने हैं। पूरा चैप्टर पढ़ा होगा तो आपको इजीली समझ आ जाएगी। लॉन्ग आंसर को आपने इसलिए मेमोराइज करना है ताकि आप इन तमाम चीज़ों को अपने एग्जाम के लिए प्रिपरेशन कर सकते हैं। तो ये था चैप्टर 8 यानी कि 9th क्लास की जो केमिस्ट्री है उसका ये आखिरी चैप्टर था, जिसमें केमिकल रिएक्टिविटी, मेटल्स और नॉन मेटल्स को हमने डिस्कस किया। तो ऐसे स्टूडेंट जिन्होंने अभी अभी ज्वाइन किया या ऑलरेडी मौजूद हैं अपने दोस्तों, अपने साथियों, 9th और 10th के जो स्टूडेंट हैं उनको शेयर कीजिए, उनको बताएं जो फीस पे नहीं कर सकते बड़ी बड़ी अकेडमीज़ में, बड़ी बड़ी जगहों पे, और ऐसे तलबात जो वाकई पे नहीं कर सकते और वो पढ़ना चाहते हैं, वो तनवीर अहमद स्पीक चैनल पे आकर इन तमाम लेक्चर्स को, जिसमें इंग्लिश भी, बायोलॉजी, फिजिक्स, केमिस्ट्री, कंप्यूटर साइंस, हर चीज़ यहाँ पे 9th और 10th के लेक्चर्स यहाँ पे अवेलेबल होंगे। तो फ्री ऑफ कॉस्ट आप इन लेक्चर्स को ज्वाइन करके अपने नॉलेज को ना सिर्फ इनहेंस कर सकते हैं बल्कि आप आसानी से
اپنا ایک گورنمنٹ اسکول میں اپنا ایڈمیشن کروانے کے ساتھ ان لیکچرز کو دے کر سٹیپ بائی سٹیپ، چونکہ کافی لینتھی لیکچرز ہوتے ہیں اور میں ایک پورے کا پورا چیپٹر اس کو انکلوڈ کر رہا ہوتا ہوں، تو آپ سٹیپ بائی سٹیپ پاؤز کر کے اسٹاپ کر کے ان کو کتاب کے ساتھ کمپیریزن کر کے آپ ان کو نہ صرف لرن کر سکتے ہیں بلکہ اپنے میمورائز کرنے کے بعد اپنے ایگزام کی پریپریشن بھی کر سکتے ہیں۔ تو ان تمام ویڈیوز کو فیس بک، انسٹاگرام، واٹس ایپ پہ اپنے دوستوں، اپنے ساتھی کو لازمی شیئر کریں، ان کو لازمی بتائیں۔ میری حوصلہ افزائی کے لیے اس چینل پہ آ کے نہ صرف اس کو لائک کریں بلکہ اس کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں، کیونکہ یوٹیوب کا الگوریتم جو ہی آپ لائک کریں گے تو اس کو پتہ چل جائے گا، وہ آپ جیسے کسی اور ضرورت مند کو الگوریتم وہ پش اپ کر دے گا ان تمام ویڈیوز کو، تو وہ بھی اس سے مستفید ہو سکتے ہیں فری آف کاسٹ۔ اس کے ساتھ ہی ہمیں دیجیے گا اجازت، آپ 10 کلاس کی جو کیمسٹری کے ساتھ پھر حاضر ہوں گے۔ اللہ حافظ۔